ओपनिंग टुमारो और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर इन 3 क्लासेस के तमाम स्केड्यूल एज इट इज होंगे जिस तरह कोरोना से पहले थे। सो इन अदर वर्ड्स, तुम्हारे लेक्चर्स, तुम्हारी वार्ड्स और तुम्हारा सब कुछ उसी तरह होगा जिस तरह के पहले था, टिल वी डिसाइड कि हमने उसका क्या करना है। आगे हमारा प्लान आ रहा है कि जिसमें हम सारे के सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को कोरोना वैक्सीनेशन ऑफर करेंगे, बल्कि हम इंसिस्ट करेंगे कि अगर कोई वैक्सीनेटेड नहीं है, एंड दिस विल बी फ्री ऑफ चार्ज। आज 9:30 बजे मैंने सारे जो कंसर्न प्रोफेसर है बुलाए हुए हैं। अभी तक सूरत हाल गवर्नमेंट की तरफ से यही है कि जो लेक्चर्स हैं दे वुड बी कंडक्टेड एज फिजिकल लेक्चर्स इन लेक्चर थिएटर्स। लेकिन आज जो 9:30 बजे हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद इफ देयर इज एनी चेंज तो वो स्टैक वाले फोरम पे लगा दिया जाएगा ताकि तुम सबको इंफॉर्मेशन आ जाए। लेकिन कल सुबह 8 बजे ऑल ऑफ यू हैव टू रिपोर्ट। मुझे बिल्कुल कोई मैसेज मुझे या स्टैक को ना करे हम पहुंच नहीं सकते हैं, हम फलान है, हम ये हैं, हम वो हैं। दीज आर ऑर्डर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ऑलरेडी बीच में आज का पूरा दिन तुम्हें मिल गया। किसी ने जापान से नहीं आना है, अगर पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से आना है तो ट्रांसपोर्ट खुली हुई है, दे आर एबल टू कम। अगर कोई एक आध किसी का मसला आएगा, एक आध का, तो वो हम केस टू केस बेसिस डील करेंगे इंडिविजुअली उस स्टूडेंट के अप्लाई करने पे। आई डू नॉट वांट यू फर्निशिंग एप्लीकेशंस विद 20 नेम्स कि हम ये चाहते हैं या हम वो चाहते हैं, बिकॉज आई विल नॉट लाइक दैट। चुप करके आके अपनी पढ़ाई शुरू करो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि ये मौका आया है कि तुम वापस कॉलेज आने के काबिल हुए हो। वरना जिस तरह के डॉक्टर तुम बन रहे हो, तुम्हें भी दिल में पता है और मुझे भी दिल में पता है, मुझे बड़ी सख्त फिक्र है तुम्हारे क्लिनिकल काम के बारे में कि कल को तुम्हारे पल्ले ही कुछ नहीं होगा कि तुम जाके मरीजों को देखोगे क्या, क्योंकि तुमने तो कभी मरीज देखे ही नहीं होंगे। सो आई थिंक दिस इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। और अगर इस पे किसी को तकलीफ है तो उसको मेडिकल में आना नहीं चाहिए था, बिकॉज मेडिकल में तो मरीज देखे जाते हैं, मेडिकल में तो फिजिकली काम किए जाते हैं और मेडिकल में लोगों के इलाज किए जाते हैं। ऑनलाइन बैठ के बेटे फिलहाल लोगों के ऑपरेशन नहीं किए जा सकते। ऑनलाइन थोड़ी बहुत कंसल्टेशन तो दी जा सकती है, डॉक्टर वही होता है जो मरीज देखता है। खैर, गेटिंग बैक टू लेक्चर, एंड इन द एंड आई एम गोइंग टू गिव यू 10 मिनट्स फॉर योर क्वेश्चंस एज वेल, इवन जनरल क्वेश्चंस एज वेल अगर तुम्हारे कुछ हैं। बाकी कॉलेज में कई एक्साइटिंग चीजें हैं, बहुत सी चीजें कई हमने बेहतर कर दी हैं। जब तुम लोग आओगे तो खुद देखोगे कुछ चीजें जो कि बेहतर हो रही हैं। तुम्हारा जिम्नेजियम माशाल्लाह 14 साल के बाद इट इज नियरली रेडी। ये अल्लाह करे ये कोरोना का मसला हल हो, तुम लोग वैक्सीनेट हो जाओ, तुम्हें खुल के वो जिम्नेजियम यूज करने की इजाजत होगी। मैंने उस पर करोड़ा रुपया लगाया टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स ग्लोरी अगेन, उस तरह के जिस तरह एक जमाने में अल्लामा इकबाल बना था। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि मैं अल्लामा इकबाल को उस जगह पे वापस लेके जा रहा हूँ जो कि इनिशियली अल्लामा इकबाल जब बना था तो वो था। सो लेट्स गो टू द लेक्चर, एंड दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक को लाइटली कभी मत लेना। इसके केसेस तुम्हें आते रहते हैं, इसकी चीजें तुम्हें आती रहती हैं, इसके एमसीक्यू तुम्हें आते रहते हैं, इसके तुम्हें सवाल ऑस्पी में आते रहते हैं। सो एंटीपार्टम हेमरेज is a very very important topic in our specialty in obstetrics. एंटी पैदा होने से पहले, पार्टम पैदा होने का, हेमरेज ब्लीडिंग। सो बच्चे के पैदा होने से पहले जो भी ब्लीडिंग हो उसको एंटी पार्टम हेमरेज कहते हैं। ठीक है, एंटी पार्टम हेमरेज में हमने पढ़ना क्या क्या? सबसे पहले तो एंटी पार्टम हेमरेज होती क्या, दूसरी बात है इसके कॉजेस क्या क्या, तीसरा इसके क्लिनिकल सिम्टम्स या प्रेजेंटेशन क्या, चौथा इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, पांचवा हमें किन किन इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए, छठा हमने इसको मैनेज कैसे करना है, और नंबर 7 हमारे पास क्या इसको आगे स्टडी करने। अगर कोई तुम में से इंटरेस्टेड हो, जो कि मेरे ख्याल में काफी अनलाइकली है क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स अल्लाह के फजल से रिसर्च में इंटरेस्टेड नहीं होते, आगे रिसोर्सेज अवेलेबल क्या क्या है। सो ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट, और याद रखो डेफिनेशंस को इसी तरह रट्टा मारना पड़ता है। ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट इन प्रेगनेंसी बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर। याद रखो लेबर में जो ब्लीडिंग है वो लेबर की ब्लीडिंग होती है,
कई पेशेंट्स को, बल्कि काफी पेशेंट्स को जब लेबर शुरू होती है तो उसमें थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है मेम्ब्रेन्स के स्ट्रिप करने से, एंड दैट्स नॉट एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, उसको हम अपनी जबान में शो कहते हैं कि टर्म पे किसी को अगर थोड़ी सी ब्लीडिंग हो। लेकिन ऑनसेप्ट ऑफ लेबर से पहले कि यूट्रस कंट्रैक्ट नहीं कर रही, लेबर शुरू नहीं है, अगर कोई भी औरत ब्लीड करती है 20 से 24 हफ्ते के बाद, अब सवाल ये कि 20 से 24 की, इसलिए कि एज ऑफ वायबिलिटी सारी दुनिया में फर्क गिनी जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स इज प्रेजेंटली एट 20 वीक्स, यूरोपीय यूनियन राइट नाउ इज एट 24 वीक्स। हमारा अब तक पता ही नहीं कि हम कहाँ हैं, क्योंकि हमारे इधर 1861 का जो अबॉर्शन एक्ट अंग्रेज बना गए हैं 1861 का, वो अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विद सम मॉडिफिकेशन वैसे ही है। सो हमने अपनी एज ऑफ वायबिलिटी लीगली उस तरह डिफाइन नहीं की है, लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हम पाकिस्तान की भी 24 हफ्ते लेते हैं। अगर 24 हफ्ते से पहले ब्लीडिंग हो उसको अबॉर्शन कहते हैं, 24 हफ्ते के बाद ब्लीडिंग हो उसको एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। इट अफेक्ट्स अबाउट 2 to 5% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज, सो नंबर काफी बड़ा है। सो यू कैन इमेजिन कि जिस तरह जिन्ना में हमारे पास साल में 15,000 डिलीवरीज होती हैं, तो एक अच्छा खासा नंबर है जिसमें कि पेशेंट्स प्रेजेंट टू अस विद एंटीपार्टम हेमरेज। और जाहिर है it is associated with increased risk for the fetus as well as for the mother. And unfortunately, antepartum hemorrhage is one of those areas जिसमें a mother can actually lose her life. There is real threat to mother's life. अब ब्लीडिंग क्यों हो सकती है? कई बार ये बहुत फजूल सा कॉज भी होता है, जिस तरह एक्ट्रोपियन, जब यूट्रस ग्रो करती है तो सर्विक्स मोटी हो जाती है और सर्विक्स की कोलम्नर एपिथेलियम बाहर की तरफ आ जाती है, और क्योंकि कोलम्नर एपिथेलियम कमजोर होती है तो कई बार इससे 1-2 कतरे ब्लड के नीचे आ जाते हैं। देन प्रीटर्म लेबर, कभी लेबर को डिफाइन ना किया गया हो, डायग्नोज ना किया गया हो, लेकिन अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो हमारी बैक ऑफ द माइंड में होता है कि यार ये प्रीटर्म लेबर तो नहीं, हालांकि अभी मैंने तुम्हें खुद बताया कि लेबर के अलावा, सो अगर वो ब्लीडिंग पता लगे कि लेबर है तो देन वी टेक दैट एज लेबर, नॉट एज एंटीपार्टम हेमरेज। लेकिन कोई भी ब्लीडिंग जो कि थोड़ी ज्यादा हो, we always classify that as antepartum hemorrhage. Why? Because we have to take it seriously. फिर उसके बाद इंतहाई खतरनाक कॉजेस लाइक यूट्राइन रप्चर और यूट्राइन इंजरी। किसी के पहला सिजेरियन सेक्शन हुआ हुआ है, यूट्राइन स्कार कमजोर था, या पहले कभी यूट्राइन इंस्ट्रूमेंटेशन या इंजरी आई हुई थी, उसके बाद औरत प्रेग्नेंट हो गई, या हमने कोई तेज यूट्रस को कंट्रैक्ट करने वाली दवाई दे दी इन एन ऑलरेडी स्कार्ड यूट्रस जिसका पहले सेक्शन या मायोमेक्टमी हुई हुई थी, तो यूट्रस कैन रप्चर। And then at times gynecological pathology as well, जिस तरह vaginal polyp है, cervical polyp है, इंतहाई रेयर is vaginal और cervical cancer presenting with antepartum hemorrhage. लेकिन जो ज्यादा बड़ा खड्डा है ना वो है प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा में 2 चीजें हो सकती हैं, या एक प्लेसेंटा सही जगह पर हो लेकिन अपनी जगह छोड़ के हटना शुरू हो जाए, उसको कहते हैं एबरप्शन। अब एबरप्शन समझने के लिए मैंने तुम्हें थोड़ा सा चीजें समझानी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्लेसेंटा होता है ना वो ऐसे होता है, उसके ऊपर कॉर्ड होती है और इस प्लेसेंटे में कॉटिलीडन्स होते हैं, लेकिन इसके नीचे जो मां का टिश्यू होता है वो ऐसे होता है, और इस मां के टिश्यू में ब्लड होता है और इसको नीचे से ब्लड वेसल्स फीड कर रहे होते हैं। यानी कि ये वो चश्मे हैं कि जो इस मां के ब्लड की झील को फीड कर रहे हैं, और इस कैविटी में मां का ब्लड होता है। ये जो कॉटिलिडन्स हैं प्लेसेंटे के, ये बेसिकली इसमें इस तरह ग्रो कर रहे होते हैं कि जिस तरह एक बोतल में मनी प्लांट ग्रो कर रहा होता है। ये वाला एरिया ये सील्ड होते हैं हर तरफ से, इन अदर वर्ड्स ये मां का ब्लड इसमें से एस्केप नहीं कर सकता। अगर ये प्लेसेंटा अपनी जगह छोड़ के अलग हो जाए तो ये वाली जो सील है ये लीक कर जाती है
और ये जब लीक कर जाए तो ब्लड नीचे जाना शुरू हो जाता है। सो एब्रप्शन का मतलब है एक यूट्रस में नॉर्मली लोकेटेड यानी कि ऊपर वाले सेगमेंट में जो प्लेसेंटा है, ऊपर वाले सेगमेंट में प्लेसेंटा है, ये अपनी जगह छोड़ के हटे और यहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, दैट इज नोन एज एब्रप्शन। अब इसके मुकाबले में मैं आगे जाके और भी बताऊंगा, प्लेसेंटा प्रीविया की पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी अलग है, और प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में मैं आगे भी तस्वीरें भी दिखाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा भी। वाजा प्रीविया ऑन द अदर हैंड, असूली तौर पे इस प्लेसेंटे में कॉर्ड यहाँ है। अगर इसमें प्लेसेंटा यहाँ हो और यहां से कॉर्ड निकल के बच्चे में जा रही हो, तो कई बार ये कॉर्ड सामने ऐसे आके गिर जाती है और बच्चेदानी के मुंह पे सर्विक्स के करीब ये कॉर्ड आ जाती है। इसको वाजा प्रीविया कहते हैं कि कॉर्ड का सामने आ जाना, और ये यहां से ब्लड वेसल फट सकता है और ब्लीडिंग हो सकती है। वाजा प्रीवियस अमूमन ब्लीड नहीं करते क्योंकि ब्लड वेसल फटते नहीं, लेकिन ये फट जरूर सकता है क्योंकि यहां से कोई फिजिकल इंजरी अगर इसको आ जाए तो ये ब्लीड कर सकता है। सो ये है प्लेसेंटा प्रीविया। अब अगर गौर करो तो ये जो प्लेसेंटा है ये यूट्रस के निचले हिस्से में है। जो मैंने तुम्हें प्लेसेंटे बताए थे वो यूट्रस के उतले हिस्से के प्लेसेंटे थे। सो दिस इज लोकेटेड लोअर, एंड व्हाई इज दैट अ प्रॉब्लम, I'll tell you in a minute. ये बेसिकली जो तुम्हें मैंने पहले इमेज बना के दिखाई है एब्रप्शन में एक नॉर्मली लोकेटेड प्लेसेंटा, ये जो नीचे कोरियोडिसिडल स्पेस है इसकी वजह से यहां से ब्लड लीक करके आना शुरू हो गया, जो प्लेसेंटे के नीचे वाली जगह। और याद रखो ये मैटरनल ब्लड है, ये बच्चे का ब्लड नहीं, क्योंकि बच्चे का ब्लड प्लेसेंटे के अंदर है, वो लीक नहीं कर रहा। ये एक्ट्रोपियन है, एक कंजेस्टेड सर्विक्स के इस पर से कतरे ब्लड के गिर सकते हैं नीचे, लेकिन ये थोड़ा सा एक आध कतरे का ब्लड होता है, ये बहुत ज्यादा नहीं होता। ये सर्वाइकल पॉलिप के सर्विक्स के अंदर से अराइज किया और यहां तक नीचे आ गया, और इसकी क्योंकि अल्सरेट हो जाती है सरफेस तो यहां से ब्लड के कतरे गिर सकते हैं। अगेन ये ब्लीडिंग थोड़ी होती है, ये ज्यादा नहीं होती। सर्विसाइटिस में इंफेक्शन के साथ ब्लीडिंग होना वेरी अनलाइकली। आई कांट इवन रिमेम्बर कि लास्ट टाइम मैंने इतना बुरा सर्विसाइटिस देखा था कि ब्लीडिंग, लेकिन होता है साल में कोई एक आध केस हमें नजर आता है कि ब्लीडिंग है, कोई कॉज नहीं मिल रहा, वो यार सर्विक्स इन्फ्लेम्ड है, शायद यही से एक आध कतरा आ गया हो, कंजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ऑल दैट। लेकिन ये मोर ऑफ अ वेस्ट बास्केट कैटेगरी और एक एक्सक्लूजन की डायग्नोसिस है। ये वो वाजा प्रीविया जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये ऊपर पूरी यूट्रस पड़ी हुई है, ये उसमें बच्चा पड़ा हुआ है, और ये ब्लड वेसल यहाँ से बच्चे को जा रहे हैं और यहाँ से प्लेसेंटे को जा रहे हैं, और ये अगर यहाँ से ब्लीड कर सकता है अगर ये ब्लड वेसल फट जाए। ये सर्विक्स उल्टी पड़ी हुई है यूट्रस। सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी बट वेरी अनलाइकली वन। आई कांट इवन रिमेम्बर कि मैंने लास्ट टाइम वाजा प्रीविया से ब्लीड देखी हो कब। देन लेबर में जिस तरह मैंने कहा हैवी शो के शुरू में जो मेम्ब्रेन की स्ट्रिपिंग है, जरा सा वो हैवी हो ना तो हमें शक जरूर पड़ जाता है कि यार कहीं ये एंटीपार्टम हेमरेज तो नहीं जिसको हम शो गिन रहे हैं, क्योंकि शो फिजियोलॉजिकल है, एंटीपार्टम हेमरेज इज पैथोलॉजी। नाउ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स समटाइम्स यस, लेकिन इनमें कई बार ब्लीडिंग अर्ली ऑन थ्रेटन्ड अबॉर्शन करके स्टार्ट हो जाती है। सो इनमें हिस्ट्री होती है कि प्रेग्नेंट हुई 8वें 9वें हफ्ते पे थोड़ी बहुत स्पॉटिंग हुई चलती रही। सो या दे कैन प्रेजेंट एज एंटीपार्टम हेमरेज, लेकिन a lot of them present as a threatened abortion first and then finally developing into antepartum hemorrhage and then obviously unknown। अच्छा एक और बड़ी मजेदार चीज होती है, आपको कई किताबों में मिलेगी, जिसको मार्जिनल ब्लीड कहते हैं। ये यूट्रस है, ये प्लेसेंटा है जो कि बहुत नीचा नहीं है,
ये कॉर्ड है जो कि बच्चे तक गई हुई है, और ये प्लेसेंटे का मार्जिन डिटैच हुए बगैर एक आध कतरा यहाँ से ब्लीड करे, उसको हम अपनी जबान में कई बार मार्जिनल हेमरेज कहते हैं। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव, आई मीन हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम एब्रप्शन। यू कैन चैलेंज, हो सकता है थोड़ा अलग ही हुआ तो ब्लीड हो, जिसको आपने मार्जिनल डिक्लेयर कर दी है। बट देन यू नो दैट्स अगेन अ वेस्ट बास्केट कैटेगरी, कि कहीं फिट ना कर रही हो, अल्ट्रासाउंड पे लग रहा हो, प्लेसेंटा भी ठीक ठाक है, ब्लीडिंग थोड़ी हो, तो कई बार बंदा कहता है कि यार ये मार्जिनल ब्लीड तो नहीं थी। अब आ गया प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया इज नॉट दैट अनकॉमन, लेकिन ये एब्रप्शन से कम है। याद रखना, प्लेसेंटा प्रीविया एब्रप्शन से ज्यादा नहीं है। इट इज अ प्लेसेंटा विच इज आइदर पार्शियली, थोड़ा, और होली लोकेटेड इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अब लोअर यूट्राइन सेगमेंट क्या होती है? ये यूट्रस है, और तुमने गायनी में पढ़ा हुआ है, एनाटॉमी में भी पढ़ा हुआ है कि यूट्रस के दो हिस्से होते हैं, एक बॉडी ऑफ द यूट्रस और एक सर्विक्स। यानी कि यहां से सर्विक्स शुरू होती है, ये सर्विक्स का सुप्रावजाइनल पोर्शन होता है, ये सर्विक्स का वजाइनल पोर्शन होता है। सो सर्विक्स के दो हिस्से हो गए, ये वाला हिस्सा सुप्रावजाइनल के जिस्म के अंदर है, और ये वाला हिस्सा जो कि बाहर है। अब ये पूरी यूट्रस बना देते हैं। अब जो प्रेगनेंसी ग्रो करती है तो फंडस ज्यादा जोर से कंट्रैक्ट करता है। निचला हिस्सा ब्रैक्सटन हिक में भी, नॉट जस्ट इन लेबर, इन ब्रैक्सटन हिक, जब ये हिस्सा ज्यादा जोर से कंट्रैक्ट करता है तो ये हिस्सा खींचना शुरू हो जाता है ऊपर। ये मैं तुम्हें, अगर लेबर मैंने खुद पढ़ाई ना, तो ये मैं तुम्हें एक एक चीज समझाऊंगा एक एक तरीके से। जब ये ऊपर खींचना शुरू हो जाता है ना, तो ये हिस्सा इतना, पहले तो ये थी ना जो कि सर्विक्स थी, ये जो हिस्सा है ना ये वाला, जो कि बेसिकली बॉडी ऑफ द यूट्रस का हिस्सा था, ये ऊपर खींचना शुरू हो जाता है। जब ये ऊपर खींचना शुरू हो जाता है तो ये और सर्विक्स, जो सुप्रावजाइनल सर्विक्स है, ये सब एक हिस्सा खींच के पतली दीवार वाला बन जाता है। यानी कि सर्विक्स प्लस द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो बॉडी का निचला हिस्सा बिहेव करता है लाइक द सर्विक्स। सो उतला हिस्सा दैट एक्ट्स एज द बॉडी ऑफ द यूट्रस, और इसको हम कहते हैं अपर यूट्राइन सेगमेंट। और ये जो निचला हिस्सा बॉडी और सर्विक्स से बनता है, इसको हम डेजिग्नेट करते हैं लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ये जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, ये वो जगह है कि जहां हम कट देके सिजेरियन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा पतला होता है, इसमें ब्लड वेसल कम होते हैं, हम इंसियन देते हैं यहां, क्योंकि ये हिस्सा पतला होता है, ये हिस्सा कट आराम से जाता है, यहाँ से बच्चा डिलीवर करना आसान होता है। ऊपर वाला कोई भी हिस्सा अगर हम काटें तो यहाँ मसल बहुत मोटी होती है, बाद में हील करने में मसाइल आते हैं और यूट्रस फट सकती है। इसलिए आजकल हर सिजेरियन के सामने लिखा होता है LSCS, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। अच्छा, अब ये वो हिस्सा याद रखना, दी इंपॉर्टेंट थिंग इज खींचना। ऊपर वाले हिस्से का काम है ना खींचना, निचले वाले हिस्से का काम है खींचना और ऊपर की तरफ जाना। अगर प्लेसेंटा यहां लोकेटेड है तो जो यूट्रस कंट्रैक्ट करेगी ये प्लेसेंटा नहीं खींचेगा। लेकिन अगर प्लेसेंटे का कुछ हिस्सा नीचे है तो जब ये हिस्सा खींच के ऊपर जाएगा तो इस प्लेसेंटे के नीचे से ये हिस्सा ऐसे खींच के ऊपर जाएगा कि जिस तरह आप किसी अगर कालीन पे खड़े हुए हो तो आपके पैरों के नीचे से कोई कालीन खींच ले। सो जब ये वाला हिस्सा खींच के ऊपर जाता है तो ये हिस्सा प्लेसेंटे का फोर्स से बली अलग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके नीचे से यूट्राइन टिश्यू निकलता जाता है। और जब उसके नीचे से यूट्राइन टिश्यू आहिस्ता आहिस्ता, इट्स अ वेरी स्लो एंड अ ग्रेजुअल प्रोसेस, जब ये निकलता है तो यहां से फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है,
इसीलिए इसको एक जमाने में हम कहते थे इनएविटेबल हेमरेज। प्लेसेंटल अब्रप्शन को हम कहते थे एक्सीडेंटल हेमरेज, कि ये किसी एक्सीडेंट से होती है। और प्लेसेंटा प्रीविया को हम कहते थे इनएविटेबल हेमरेज। इन अदर वर्ड्स कि ये तो हेमरेज हो के रहेगी। क्यों? क्योंकि लोअर सेगमेंट ने अपर में खींचना ही खींचना है, और अगर उसके खींचना ही खींचना है तो प्लेसेंटे के नीचे से जमीन निकलनी निकलनी है, और अगर प्लेसेंटे के नीचे से जमीन निकलनी निकलनी है तो इसने ब्लीड जरूर करना है। बट हैविंग सेड दैट, एवरी केस ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया डज नॉट ब्लीड, क्योंकि कई बार वो खिंच इतनी स्लो होती है और इतनी ग्रेजुअल होती है कि ये डिटैचमेंट पॉसिबल नहीं होती और बचत हो जाती है। So quite a few of our patients now do not bleed even if the placenta is low. लेकिन having said that, ये कभी मत सोचना कि इस लो प्लेसेंटे से हमारी जान नहीं निकलती। हमारी इससे बिल्कुल जान निकलती है। क्यों? क्योंकि पहले मैंने तुम्हें बताया कि एंटीपार्टम हेमरेज से मरीज मर सकती है। Lower uterine segment forms after 28 weeks of gestation. इस पार्ट ऑफ द यूट्रस जो मैंने बताया, ये वो है यूट्रस का हिस्सा जो कि बॉडी का हिस्सा है लेकिन ऊपर से है। इट स्ट्रेचेस एंड डायलेट्स इन लेबर, जैसा मैंने कहा, और जब खिंचता है तो तब वहां से ब्लीडिंग होती है। अब प्लेसेंटा प्रीविया के ग्रेड्स क्या है? सबसे पहले माइनर प्लेसेंटा प्रीविया, पूरी यूट्रस है, ये यूट्राइन सेगमेंट की लाइन है, ये रफ इमेजिनरी लाइन है, ये यूट्रस पे नजर नहीं आ रही होती। और प्लेसेंटा वो जिस तरह पंजाबी में नहीं कहते माड़ा या, थोड़ा सा इसके नीचे हो, एंड दैट इज जस्ट ए माइनर प्रीविया। अगर इससे ज्यादा नीचे हो प्लेसेंटा के, ये ऑस है, ये बेसिकली इंटरनल ऑस है, कि ऑस तक पहुंच जाए तो उसको कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। अगर प्लेसेंटा कुछ हिस्सा इंटरनल ऑस का कवर कर रहा हो तो दैट इज पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। और अगर सारा ही प्लेसेंटा नीचे पड़ा हुआ हो तो दैट इज मेजर प्लेसेंटा प्रीविया, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। सो इसके डिफरेंट ग्रेड है कि प्लेसेंटा नीचे कितना है। सो इसके अब टाइप्स क्या क्या है? ग्रेड 1 इज प्लेसेंटल एज, जिस तरह मैंने कहा कि लोअर है, एज रीचेस द इंटरनल ऑस बट डज नॉट कवर इट। तीसरा पार्शियली कवर्स इट, और चौथा टोटली कवर्स इट। ये अगेन दूसरा तरीके से दिखाया गया, ये बिल्कुल हल्का सा नीचे आ रहा है लोअर सेगमेंट में, ये ऑस तक जा रहा है, ये ऑस को पार्शियली कवर कर रहा है, और ये पूरे का पूरा नीचे पड़ा। कौन कौन से प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है? ओल्डर विमेन, मल्टीपेरस विमेन, जो औरतें स्मोक करती हैं, एपीएच के पे, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, प्रीवियस इवैक्यूएशन इन क्यूरेटाज, ये सब प्रीडिस्पोज करते हैं टू एंटीपार्टम हेमरेज। Fetal abnormalities double in placenta previa, लेकिन they are not a cause of that. And sometimes ये भी याद रखना, एक low lying placenta unnecessarily अलग भी, एक तो अपनी फिजियोलॉजी की वजह से अलग है ना, एक है पैथोलॉजिकली अलग होना। So previa and abruption can exist together. Clinical presentation सबसे important bleeding, ये माइल्ड भी हो सकती है लेकिन ये इतनी भी हो सकती है कि जान के लाले पड़ जाए। मुझे अभी भी याद है कि जिस वक्त मैं रजिस्ट्रार था, मैंने वो ब्लीडिंग्स देखी हुई हैं कि दरमियान में डॉक्टर खड़ा हुआ होता है और इर्द गिर्द एक समंदर ब्लड का लगा हुआ होता है और वो यूट्रस को पकड़ के खड़ा हुआ होता है। ये मीन दिस इज वन ऑब्स्टेटिक हेमरेज कि जिससे रात को नाइट मेयर्स आते हैं। इन अदर वर्ड्स कि एक मरीज के लिए 2-3 लीटर ब्लीड कर जाना ओवर ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इज पॉसिबल। सो इसीलिए मैं मरीजों और डॉक्टरों दोनों को कहता हूं कि नेवर एवर टेक एंटीपार्टम हेमरेज लाइटली, क्योंकि मैं इसके बड़े बड़े अजीबोगरीब नतीजे देख पाया। नाउ प्लेसेंटा थोड़ा सा एब्रप्ट होने से प्लेसेंटा के फंक्शन को फर्क नहीं पड़ता। सो अगर वो प्रीवी है
तो फीटल हार्ट रेट यूजुअली ठीक होता है। और क्योंकि निचले हिस्से में प्लेसेंटा होता है, इसलिए बच्चा अमूमन टेढ़ा या आड़ा पड़ा हुआ होता है, क्योंकि यहां सर की जगह ही नहीं होती। सो इनमें मेल प्रेजेंटेशंस हाई प्रेजेंटिंग पार्ट का रिस्क ज्यादा है। वजाइनल एग्जामिनेशंस आर टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। पहले ही प्लेसेंटा थले वे तो तुसी जदों ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲਾ मारोगे तो फिर उस तो बाद जो होएगा दुनिया वेखेगी तो तुसी वेखोगे। Clinical presentation ultrasound transvaginal is better, but transvaginal कर नहीं सकते because vaginal examinations की तरह। So ज्यादातर हम रिलाई करते हैं ट्रांस एब्डोमिनल पे, even though हमें बेहतर इंफॉर्मेशन नीचे से मिल सकती है। Now transvaginal में ब्लैडर नहीं भरवाना पड़ता। I would always go for a trans abdominal। मतलब मैं जहाँ प्रीविया का जरा भी शक हो वहाँ किसी तरह का चमचा मारना उसके बहुत खिलाफ हूँ। अल्ट्रासाउंड पे बेसिकली ये वो सो कॉल्ड इमेजिनरी लाइन है, ये ब्लैडर पड़ा हुआ है और ये थोड़ा सा प्लेसेंटा नीचे आ रहा है इनटू लोअर यूट्राइन सेगमेंट। 5% ऑफ लो प्लेसेंटास कैन बी डायग्नोज वेरी वेरी अर्ली। कई बार होता है कि मुझे 8वें 9वें हफ्ते पे स्कैन अगले ला के दिखाते हैं कि द प्लेसेंटा इज वेरी लो एंड कैन बी डन। आजकल की जितनी अच्छी मशीनें आ गई हैं, कई बार होता है कि पहली बार पता ही जाके डिलीवरी पे लगता है कि वो एक लो प्लेसेंटा सी जो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। If the placenta covers the internal os during second trimester and overlaps 2.5 centimeter, delivery normal होना is next to impossible, क्योंकि इन्हें उत्ते नहीं जाना। Now there's something known as placental migration as well, बड़ी मजेदार चीज है। सोचो ये यूट्रस है, प्लेसेंटा यहाँ है और ये है 22 हफ्ते। अब जो जो बेबी ग्रो करेगा ये हिस्सा ज्यादा ग्रो करता है और ये हिस्सा कम ग्रो करता है। सो आहिस्ता आहिस्ता ये हिस्सा प्लेसेंटे का ऊपर चलता जाता है क्योंकि ये कम ग्रो कर रहा है, ये ज्यादा ग्रो कर रहा है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्लेसेंटल माइग्रेशन एंड प्लेसेंटल माइग्रेशन इज ए पैसिव फिनोमेना। तो प्लेसेंटा सीढ़ियां चढ़ के ऊपर नहीं जाता, जो जो यूट्रस ग्रो करती है आहिस्ता आहिस्ता प्लेसेंटा ऊपर आता है, थोड़ा जोर के इस पे ऊपर थोड़ा। यानी कि अगर प्लेसेंटा सारा यहाँ पड़ा है और मरीज मुझे पूछे कि डॉक्टर साहब मुझे किसी ने कहा था कि प्लेसेंटे ऊपर भी चले रहते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जी ऐसी खुशफहमी की उम्मीद ना रखिएगा, इस प्लेसेंटे के ऊपर जाने के चांसेस काफी कम है। You can ask for an MRI and remember MRIs are allowed in pregnancy because there is no radiation, there is only magnetism. But obviously they're very expensive, लेकिन करवानी पड़ती, स्पेशली जहां मैं इन क्रीटा सस्पेक्ट कर रहा हूं, जो कि तुम्हें मैं आज नहीं पढ़ाना, आराम से इसी लेक्चर का हिस्सा है कि प्लेसेंटा घुस गया हुआ है यूट्रस की दीवार में, वहां मैं एमआरआई जरूर करवाता हूँ। और ये काम आजकल के दौर में कभी ना करना। कि जब मैं रजिस्ट्रार था हमने ये बड़े ड्रामे किए हुए, लेकिन इन ड्रामों से मरीज मरते भी हैं। सो मरीज को जाके उंगलियां मार मार के देखना, आजकल के जो अल्ट्रासाउंड स्कैन्स है वो बड़ा कुछ दिखा देते हैं, उंगलियों को बहुत तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस में रिपीटेड ब्लीडिंग एपिसोड्स हो सकते हैं, मेम्ब्रेन्स रप्चर कर सकती हैं। ऑब्वियसली देयर इज अ मच हाई रिस्क ऑफ सिजेरियन सेक्शन। अगर प्लेसेंटा ज्यादा जुड़ जाए तो एक और मुसीबत। और कई बार होता है कि वो पहले भी ब्लीड करता है, वो बाद में भी ब्लीड करता है, और मॉर्बिडिटी एडहियर प्लेसेंटे में कई बार यूट्रस कटनी पै जाती है, व्हिच इज नॉट इजी। These things are relatively uncommon in previa क्योंकि यूजुअली ये प्लेसेंटा कम ठीक कर रहे हो, लेकिन मेल प्रेजेंटेशन वेरी वेरी कॉमन। मैंने पहले बताया कि थोड़ा सा रिस्क ऑफ एबनॉर्मैलिटीज इज हायर। प्रीटर्म बर्थ्स कई बार ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है कि वक्त से पहले पैदा कराना पड़ता है एंड रिलेटेड टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रीटर्म। अब लेट्स से अगर 30 हफ्ते पे औरत बेतहाशा ब्लीड करना शुरू हो जाए तो माँ की जान बचाने के लिए हमें निकालना पड़ जाता है, क्या करें। मैनेजमेंट अगली बार ही कराऊंगा, मेरे ख्याल आइंदा से तुम्हारे जो फिजिकल लेक्चर होंगे आई वुड रादर डू इट देयर। फटाफट 5 मिनट्स फॉर क्वेश्चंस, खोल दो जी सवाल। व्हाट आर योर क्वेश्चंस बच्चे? अच्छा जनाब, अदीला से सवाल है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एब्रप्शन? एब्रप्शन आगे आ जाएगा, मैं सारा पढ़ा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट।
ये सजीला, आर यू हैप्पी और आर यू अनाइड और आर यू स्टोन्ड? तुमने ये जो 3 मुझे भेजे हैं फेसेस, आई कांट फिगर आउट। मतलब अपनी ऐनक के साथ तो मुझे लग रहा है कि दैट मीन्स हैप्पी, लेकिन दे डोंट लुक दैट हैप्पी एनी हाउ। फ्रॉम मुकर्रम, सर डज प्लेसेंटल एब्रप्शन हैव ए जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन? नो। और जुड़ा हुआ प्लेसेंटा अटैच हो सकता है? अगेन नो। जब अपनी जगह छोड़ देता है तो वो कोऑर्डिनेटेड रीअटैच तो नहीं हो सकता। ओके सजीला, आई गेट इट, हैप्पी, वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग। अच्छा जी, अफीफा, इज एपीएच एसोसिएटेड विद पेन? एंटीपार्टम हेमरेज बिकॉज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया यूजुअली पेनलेस। हम उसको कहते हैं पेनलेस ब्लीडिंग है, क्योंकि वो जो डिटैचमेंट है होता कुछ नहीं। एब्रप्शन ऑन दी अदर हैंड कॉजेज पेन, और ये भी एक दोनों में फर्क है, लेकिन ये कसम वाली बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर एंटीपार्टम हेमरेज टू प्रीविया, नो पेन। रक्षंदा, प्लेसेंटल एब्रप्शन यू कांट। स्मोक औरत ना करे, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करे, अर्ली ईयर्स में बच्चे पैदा करे, थोड़ा सा रिस्क लोअर किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। लेबर सप्रेसेंट्स प्लेसेंटा प्रीविया में कभी भी नहीं देने होते। वजाइनल ब्लीडिंग मशीन इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर टोकोलिटिक्स, क्योंकि मरीज मरते हैं इससे। अगर वो ब्लीड कर रही है तो टोकोलिटिक नहीं देना। अनम, वजाइनल एग्जामिनेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कह तो रहा हूं मैं बिल्कुल करना ट्रांसवजाइनल पसंद नहीं करता, हालांकि कुछ किताबें उसको प्रमोट करती हैं। फर्क सिर्फ ये है कि उंगलियों की आंखें नहीं होती, जो प्रोब अल्ट्रासाउंड की है उसकी आंखें होती हैं। सो बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग इन, आपको नजर आ रहा होता है आप कहाँ जा रहे हैं। सो विद द प्रोब यू कैन बी अ लॉट मोर जेंटल एंड नॉट मोर कंट्रोल्ड देन फिंगर्स। लेकिन लाइक आई सेड, एब्डोमिनली चीजें मिल जाती हैं until unless मरीज बहुत मोटी हो या कोई और मसला हो। Does placenta previa occur in high order pregnancy? Yes, unfortunately the risk is higher. Mukarram again, sir, you said that bleeding before 20 to 24 hours is abortion. Can it possible for a woman to bleed yet the feed? बिल्कुल होता है, और कई मेरे मरीजों में होता है। Start off as abortion, end up with antepartum hemorrhage. Bad placentation, शुरू में लीक करे तो threatened abortion, बाद में लीक करे तो APH. Ahmed Sadiq, does voluminous insertion of cause is diagnosed? की जा सकती है अल्ट्रासाउंड पे, but it's very easy to miss as well. जो वोलुमरेटस इंसर्शन है उसी से वाजा प्रीविया होता है कि कॉर्ड प्लेसेंटे के सेंटर की जगह साइड पे लगी हुई हो। Yamina, is the if the first pregnancy is a previa, then there are increased chances in next? Yes and no. What I've seen is कि जिन मरीजों को पहले भी प्रीविया, उसकी वजह है कि यूट्रस का अंदर वाला हिस्सा कई बार खुरदरा होता है, जिस तरह के प्लेसेंटा वाली साइड अगर सिजेरियन के अंदर वाले स्कार पे प्लेसेंटा लग जाए, जिस औरत का सिजेरियन हुआ हो ना पहले, उसका प्लेसेंटा प्रीविया का रिस्क हाई होता है, क्योंकि यूट्रस के अंदर वो हिस्सा खुरदरा हो जाता है और प्रेगनेंसी वो अटैच जल्दी करती है। और स्कार क्योंकि लोअर सेगमेंट में होता है, इसलिए प्लेसेंटा भी लोअर सेगमेंट में लग जाता है। हमजा, एब्सोल्युटली, तुम गौर से नहीं सुन रहे थे, मैं बार बार कह रहा हूँ, अवॉइड वजाइनल एग्जामिनेशंस। अमारा गोंदल, सर इज इट पॉसिबल टू करेक्ट प्रीवियस? एब्सोल्युटली नॉट। बेटे जिस जगह पे जड़ लगी हुई है, सोचो एक दरख्त है, तुम उसको जड़ समेत, मिट्टी में जड़ समेत उठा के किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हो निकाले बगैर? तो क्या प्लेसेंटे में हम पहले उसको निकालें और फिर यूट्रस में अटैच करें? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। मुकर्रम अगेन, थैंक यू। अच्छा जी, सजीला, हैज जेनेटिक्स एनी रोल इन इट? वी डोंट नो, वी डोंट थिंक सो। लो बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक वी हैड अ गुड सेशन, और मेरा ख्याल है काफी है। और बाकी अब तुम लोगों से फिजिकल मुलाकात मेरी बड़ी देर से ड्यू है, तुम लोगों को झाड़े हुए बड़ी देर हो गई है, अब ये फिर वो मौका आ रहा है। सो ओके बेटे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। कल से यू गाइज आर कमिंग टू कॉलेज, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। खुदा हाफिज।